नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लोहा सर जीएस में। तो दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत के बारे में। तो फटाफट हम विद्युत को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों विद्युत इलेक्ट्रिसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। विद्युत होती क्या है, देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। आवेश को दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। तो दोस्तों जो आवेश होता है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्यू से लिखते हैं। जो क्यू होता है वो होता है आई इंटू टी। अब यहां पे आई क्या है, टी क्या है, क्यू क्या है उसको समझते हैं। क्यू होता है दोस्तों अभी बताया विद्युत आवेश। क्या होता है? विद्युत आवेश मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज। आई क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। और टी क्या होता है दोस्तों? वो होता है समय। समय। अगर हम आवेश की यहां से परिभाषा निकालें तो क्या हो जाएगी? किसी मान लो ये एक चालक है। चालक मतलब एक कंडक्टर वायर है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है आई, कितने समय के लिए? टी समय के लिए। और आवेश है क्यू, है ना। तो अगर हम आवेश की परिभाषा निकालें तो ये कोई विद्युत चालक है, तो लिखेंगे किसी विद्युत चालक में प्रवाहित होने वाली धारा। ये देखो धारा प्रवाहित हो रही, ये जो है विद्युत धारा इस चालक में प्रवाहित होगी, तो लिखेंगे किसी विद्युत चालक में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा तथा समय। अब देखिए ये वैद्युत धारा हो गया, ये समय हो गया। अब ये है, इसको लिख लेंगे गुणनफल। ये थे गुणा हो रहा है तो हो जाएगा किसी विद्युत चालक में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहेंगे? विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत यहां पे लिख लीजिए, विद्युत आवेश कहते हैं। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा क्या होता है किसी विद्युत चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। ये विद्युत चालक हो गया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, तो लिखेंगे किसी विद्युत चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। ये है समय, तो तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। अब विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। विद्युत आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो दोस्तों एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है विद्युत आवेश का। एक होता है Q इक्वल टू एन ई। इसका मतलब होता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में इतना आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें। आइए समझते हैं इसको। देखिए मान लो कोई एक विद्युत चालक है
और उसमें e इलेक्ट्रॉन का चार्ज बह रहा है, n इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन का जो विद्युत आवेश है वो कितना है, हर एक इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब 1 इलेक्ट्रॉन का जो विद्युत आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ये होता है। अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का। अब इस पूरे टॉपिक को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं फटाफट। विद्युत आवेश, इसे क्यू से लिखते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज कहते हैं। क्यू इक्वल टू आई टी होता है। क्यू मतलब विद्युत आवेश, आई मतलब विद्युत धारा, टी मतलब समय। विद्युत, ये कोई विद्युत चालक ले लीजिए, तो लिखेंगे क्या, किसी विद्युत चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि आपको आवेश समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की, क्योंकि इसके बाद आता है विद्युत धारा। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं विद्युत धारा। दोस्तों जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब मान लीजिए ये एक कोई तार है, तार मतलब क्या, चालक है ना। अब इस चालक में, चालक क्या होते हैं, चालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, उन्हें चालक कहते हैं। तो ये एक चालक है। अब इसमें मान लो कोई क्यू कूलाम का आवेश टी दर पर, समय क्या ले लें, टी, तो टी दर के लिए प्रवाहित हो, मतलब टी समय के लिए प्रवाहित हो, कोई क्यू कूलाम आवेश टी समय के लिए प्रवाहित हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई होगी। अब समझिए, जो विद्युत धारा की परिभाषा होती है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब कोई क्यू कूलाम का आवेश किसी चालक में टी समय के लिए प्रवाहित हो, तो आवेश तथा समय के अनुपात को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। ये कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं किसी विद्युत चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब समझिए दर क्यों कहते हैं, क्योंकि समय को हम दर कहेंगे। क्या कहेंगे, समय को दर कहेंगे। एकदम सिंपल है, समझ लीजिए, फटाफट काम खत्म, कोई फंडा ही नहीं है। ये किसी विद्युत चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है, इलेक्ट्रॉन एक आवेश समझ लीजिए। किसी विद्युत चालक में क्यू कूलाम के आवेश को टी समय के लिए प्रवाहित किया जाए, तो आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहेंगे। या फिर कह सकते हैं किसी विद्युत चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया समय या दर, मान लीजिए समय को दर कहते हैं, या तो ये दर हो गया भैया। तो अब क्या कहेंगे, ये कोई विद्युत चालक है, तो लिखेंगे किसी विद्युत चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको क्यू को क्या लगेंगे, क्यू मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की, समय को दर कहेंगे, दर को विद्युत धारा कहते हैं, तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है।
क्या होता है, तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है। बात खत्म। अब और एम्पियर को कैपिटल ए से लिखते हैं, तो विद्युत धारा क्या होती है आपको समझ में आ चुका होगा। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं। I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। आपको I पता है विद्युत धारा है, Q पता है आवेश है, T पता है समय है। तो जब हम इस तरीके के कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे, कोई भी सूत्र लगाएंगे भैया क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को लगाने के लिए, तब इसका हम यूज हमारा आएगा। अब एक बात समझिए, अगर मान लो 1 एम्पियर की आपको परिभाषा पूछे तो क्या करेंगे। मान लो 1 कूलाम का आवेश किसी विद्युत चालक में 1 कूलाम का आवेश t समय के लिए प्रवाहित हो, तो उसमें बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। बात समझ में। मान लो ये कोई चालक है, ये चालक है, इसमें 1 कूलाम का आवेश, क्योंकि आवेश को कूलाम में मापते हैं, t समय के लिए 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो। कितने समय के लिए, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो, तो इसमें बहने वाली जो धारा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो मित्रों अब हम जानेंगे वैद्युत विभव के बारे में। तो समझते हैं वैद्युत विभव के बारे में। दोस्तों जो वैद्युत विभव का सूत्र होता है उसी से हम उसकी परिभाषा निकालेंगे। तो V इक्वल टू जो होता है वो होता है W अपॉन Q। W दोस्तों होता है कार्य, Q होता है आवेश और V होता है विभव, वैद्युत विभव। तो विद्युत विभव। अब दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होगी वो हम समझते हैं। देखिए एक ये मान लो कोई चालक है और ये है इसका अनंत पॉइंट, क्या है, अनंत बिंदु। दोस्तों ये है इसका अनंत बिंदु और ये है जिस बिंदु कर, मतलब कोई बिंदु मान लीजिए, किसी बिंदु, इसको किसी बिंदु लिख लीजिए आप, किसी बिंदु। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या निकालेंगे। देखिए ये आवेश है तो लिखेंगे अनंत से किसी बिंदु तक, है ना, क्यों कॉलम लिखेंगे किसी आवेश को, ये कोई आवेश है, इसी को हम ले जाएंगे, कैरी करेंगे, तो लिखेंगे किसी क्यों, अच्छा बनाने के लिए आप क्यों लिख सकते हैं, किसी क्यों कूलाम, ये क्यों है, किसी क्यों कूलाम के आवेश को। अब आ जाइए, ये अनंत बिंदु है तो यहां लिखिए किसी क्यों कूलाम के आवेश को अनंत, अनंत बिंदु, अनंत बिंदु से, अब ये किसी बिंदु लिख लीजिए यहां से, किसी बिंदु तक लाने में, लाने में, भाई क्यों कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अब क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो लिखेंगे में, लाने में किए गए कार्य, किए गए कार्य की माप को, की माप को क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे, विद्युत विभव कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। तो लिखेंगे इसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। तो पूरा ये विभव हो गया है।
अब इससे भी रिलेटेड इस पे भी क्या आते हैं, हमारे प्रश्न आते हैं, आंकिक प्रश्न। तो इन तीनों चीजों पे हम अपने अब आंकिक प्रश्न लगाएंगे। और एक होता है ओम का नियम, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है ओम का नियम, तो हम उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो मित्रों हम क्या करेंगे, अब ओम का नियम जानने से पहले हम क्या जानेंगे, प्रतिरोध जानेंगे, क्या होता है रेजिस्टेंस। देखिए जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, देखिए जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो समझ लीजिए, लिख लीजिए ऐसे ही, जो विद्युत धारा, जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध को लिखते कैसे हैं, तो लिखेंगे प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रतिरोध प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, तो लिख देंगे इसका मात्रक ओम। ओम का जो चिन्ह होता है वो ये होता है ना, ऐसे ओम। तो इसका मात्रक ओम होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा छोटा सा प्रतिरोध, मतलब छोटी सी जानकारी हो गई प्रतिरोध के बारे में। अब हम समझते हैं अपने ओम के नियम को। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, ओम का नियम समझाओ, ओम का नियम बताओ। तो दोस्तों हम ओम का नियम जो बताएंगे वो जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे, और आप तो भूलेंगे नहीं और किसी और को भी आप नहीं भूलने देंगे, क्योंकि ऐसा पढ़ा देंगे कि दिमाग में घुस जाएगा, छप जाएगा। चलिए आइए समझते हैं। देखिए जो ओम का नियम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम यूपी बोर्ड में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ओम को नियम को समझाइए, ओम के नियम को समझाइए। तो हम इसको बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें पहले। चलिए आइए समझते हैं। ये मान लीजिए आप एक वैद्युत चालक है। क्या है, ये एक विद्युत चालक है, विद्युत चालक। तो ओम का नियम यही कहता है, यदि हम किसी विद्युत चालक, ये इसकी लंबाई हो गई भाई, लंबाई L मान ली, और ये उसकी हो जाएगी चौड़ाई, है ना। तो मान लीजिए इसकी चौड़ाई हो गई R या रेडियस D, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई आप ब्रेथ मान लीजिए B, ठीक है। इसकी चौड़ाई ये हो गई लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई, ठीक है। और इसके पदार्थ पर भी निर्भर करेगा, है ना। और इसका कोई एक ताप भी होता है, तो इसका ताप मान लीजिए, है ना। तो मान लीजिए ये एक विद्युत चालक है, ठीक है। इसकी लंबाई ये हो गई चौड़ाई और इसका ताप हो गया। तो ये इसकी कौन सी अवस्थाएं हैं, ये इसकी भौतिक अवस्थाएं हैं। तो ये सभी की सभी इसकी कौन सी अवस्थाएं हैं, ये सभी की सभी दोस्तों इसकी ये भौतिक अवस्थाएं हैं। कौन सी हैं, भौतिक अवस्थाएं।
अवस्थाएं। तो अब क्या लिखेंगे ओम के नियम में? तो लिखेंगे यदि हम किसी विद्युत चालक की, लिखेंगे यदि हम किसी विद्युत चालक की, बस इतना लिख लिया। यदि हम किसी विद्युत चालक की भौतिक अवस्थाओं, कौन सी अवस्थाओं? भौतिक अवस्थाओं। ये सभी की सभी कौन सी अवस्थाएं हैं? भौतिक अवस्थाओं। तो लिखेंगे भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाओं में कौन क्या क्या जाएगा? लंबाई, चौड़ाई और ताप। भौतिक अवस्थाएं जैसे तार की लंबाई, किसकी लंबाई? तार की लंबाई, चौड़ाई तथा उसके ताप इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए। इसमें किसी में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो इत्यादि लिखेंगे। इत्यादि, इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए, ना किया जाए। तो एक सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया। तो अब इनके और इनके बीच एक विभव लगेगा, विभवांतर। क्या लगेगा? क्या लगेगा दोस्तों? विभवांतर। विभवांतर क्या लगेगा? विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो इनके दोनों सिरों, एक ये सिरा एक वो सिरा, तो हो जाएगा इनके दोनों सिरों। तो लिखेंगे तो इनके दोनों सिरों के बीच, अब ये एक सिरा ये एक सिरा, इनके दोनों सिरों के बीच इनके दोनों सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, क्या लिखेंगे भाई? लगने वाला विभवांतर V तथा इनके दोनों सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V, जब विभवांतर लगेगा तो धारा भी बहेगी, तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा I, ये क्या होती है? विद्युत धारा होती है। तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I का, अब R इक्वल टू होता है V अपॉन I, तो कहेंगे उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I का अनुपात। देखिए यहां पे एक अनुपात ही, तो V अपॉन I का मतलब क्या है? अनुपात। तो का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जिसे प्रतिरोध कहते हैं। अब इसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है R इक्वल टू V अपॉन I। अब R क्या है दोस्तों? वो है प्रतिरोध। V क्या है? विद्युत विभव।
विभव, और आई क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहां पे ओम होता है तो ओम हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा पक्का, मुझे पता है। अगर नहीं आया है तो अभी जाना नहीं है, एक बार आप याद और कर लीजिए। देखिए ये आपने एक वैद्युत चालक ले लिया, ये उसकी लंबाई हो गई, ये उसकी चौड़ाई हो गई, ये हो गया तार का ताप, ठीक है, और इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई हो गई, इसके दोनों सिरों पर लगने वाला विभवांतर भी हो गया। बस इतनी चीजें आपको समझ में आई, और ये सभी की सभी क्या होती हैं, भौतिक अवस्थाएं। तो लिखेंगे यदि किसी वैद्युत चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे तार की लंबाई, चौड़ाई तथा ताप इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके दोनों सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे हम R से लिखते हैं। बात समझ में आ गई? इसे ही दोस्तों ओम का नियम कहते हैं। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों ये जो टॉपिक है आपको वो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो अब दोस्तों अपने चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो दोस्तों आज हम अपने न्यूमेरिकल के लिए कॉन्सेप्ट समझेंगे, और हमने आपको एक वीडियो में जितना भी आज बताएंगे अभी वो सारा का सारा उस वीडियो में डिटेल से बता चुके हैं। तो अब हम सिर्फ फॉर्मूले देखेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन में फटाफट अप्लाई करेंगे। तो बिना किसी देरी के आप और हम चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने बताया है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। तो दोस्तों विद्युत आवेश का जो फॉर्मूला होता है इसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या होता है दोस्तों वो समझते हैं। देखिए जो फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक जो आवेश का वो होता है Q इक्वल टू N और E, और एक होता है Q इक्वल टू I और T। अब समझिए Q क्या है, आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, इसी तरह इसमें देखिए जो Q है वो क्या है, Q है आवेश, विद्युत आवेश, तो इसे लिखेंगे आवेश। T क्या है, विद्युत धारा, और T क्या है, समय। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो दो फॉर्मूले हमने सीखे हैं, कौन कौन से सीखे हैं, एक होता है Q इक्वल टू NE, दूसरा फॉर्मूला है Q इक्वल टू I और T। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम कितनी चीजें निकाल सकते हैं वो आप समझिए। देखिए N नहीं पता होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे, Q नहीं पता होगा तो हम आवेश निकाल लेंगे, मतलब। और 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1.6 माइनस का इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, तो ये चीज होती है। और यहां पे क्यों पता होगा, आई पता होगा तो टी निकाल लेंगे, आई नहीं पता होगा, टी और क्यों पता होगा तो आई निकाल लेंगे। तो आई का अगर यहां से सूत्र निकालें तो यहां पे जो इंटू में है, गुणे में है, तो नीचे क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई, ये गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू अपॉन हो जाएगा टी, ये चीज। तो ये फॉर्मूले हमने देखे हैं, सीखे हैं, और अब चलते हैं अपने अगले फॉर्मूलों की तरफ। अब देखिए जो दूसरा था हमारे पास वो था विद्युत आवेश। वो क्या था, जो दूसरा था दोस्तों वो हमारा क्या था,
वैद्युत विभव, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव दोस्तों जो था उसका जो फॉर्मूला था वो होता है V = W/Q। ये है विद्युत विभव, विद्युत विभव, ये है कार्य, और दोस्तों ये है आवेश। अब दोस्तों ये और ये तीन फॉर्मूले से हमारे बहुत सारे प्रश्न लग सकते हैं। एक और था दोस्तों, वो था ओम का नियम। अच्छा, ओम का नियम क्या होता है भैया? ओम के नियम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ओम का नियम, ओम के नियम का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है R = V/I। तो एक ये सूत्र हो गया। तो अभी तक हमने 3 सूत्र पढ़े और उन 3 सूत्र से हम अपने न्यूमेरिकल लगाएंगे बड़े शानदार तरीके से। तो चलिए आइए न्यूमेरिकल पे चलते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल वाली बटन को दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि जो है अब एग्जाम चलने वाले हैं, 16 फरवरी से एग्जाम है, तो फटाफट रिवीजन करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्या आंकिक प्रश्न। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछा जाता है ओम का नियम समझाओ, ओम का नियम बताओ। तो दोस्तों हम ओम का नियम जो बताएंगे वो जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे, और आप तो भूलेंगे नहीं और किसी और को भी आप नहीं भूलने देंगे, क्योंकि ऐसा पढ़ा देंगे कि दिमाग में घुस जाएगा, छप जाएगा। चलिए आइए समझते हैं। देखिए जो ओम का नियम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम यूपी बोर्ड में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ओम को नियम को समझाइए, ओम के नियम को समझाइए। तो हम इसको बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें पहले। चलिए आइए समझते हैं। ये मान लीजिए आप एक विद्युत चालक है। क्या है? ये एक विद्युत चालक है, विद्युत चालक। तो ओम का नियम यही कहता है, यदि हम किसी विद्युत चालक, ये इसकी लंबाई हो गई भाई, लंबाई L मान ली, और ये उसकी हो जाएगी चौड़ाई, है ना। तो मान लीजिए इसकी चौड़ाई हो गई R या रेडियस D, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई आप ब्रेथ मान लीजिए B, ठीक है। इसकी चौड़ाई ये हो गई लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई, ठीक है। और इसके पदार्थ पर भी निर्भर करेगा, है ना। और इसका कोई एक ताप भी होता है, तो इसका ताप मान लीजिए, है ना। तो मान लीजिए ये एक विद्युत चालक है, ठीक है। इसकी लंबाई ये हो गई चौड़ाई और इसका ताप हो गया। तो ये इसकी कौन सी अवस्थाएं? ये इसकी भौतिक अवस्थाएं हैं। तो ये सभी की सभी इसकी कौन सी अवस्थाएं हैं? ये सभी की सभी दोस्तों इसकी ये भौतिक अवस्थाएं हैं। कौन सी हैं? भौतिक अवस्थाएं। तो अब क्या लिखेंगे ओम के नियम में? तो लिखेंगे यदि हम किसी विद्युत चालक की, लिखेंगे यदि हम किसी विद्युत चालक की, बस इतना लिख लिया। यदि हम किसी विद्युत चालक की भौतिक अवस्थाओं, कौन सी अवस्थाओं? भौतिक अवस्थाओं। ये सभी की सभी कौन सी अवस्थाएं हैं? भौतिक अवस्थाओं। तो लिखेंगे भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाओं में क्या क्या जाएगा? लंबाई, चौड़ाई और ताप। भौतिक अवस्थाएं जैसे तार की लंबाई, किसकी लंबाई? तार की लंबाई, चौड़ाई,
तथा उसके ताप इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए, इसमें किसी में परिवर्तन नहीं करेंगे तो इत्यादि लिखेंगे, इत्यादि, इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए, ना किया जाए। तो एक सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया। तो अब इनके और इनके बीच एक विभव लगेगा, विभवांतर। क्या लगेगा? क्या लगेगा दोस्तों? विभवांतर, विभवांतर। क्या लगेगा? विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो इनके दोनों सिरों, एक ये सिरा एक वो सिरा, तो हो जाएगा इनके दोनों सिरों। तो लिखेंगे तो इनके दोनों सिरों के बीच, अब ये एक सिरा ये एक सिरा, इनके दोनों सिरों के बीच इनके दोनों सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, क्या लिखेंगे भाई? लगने वाला विभवांतर V तथा इनके दोनों सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V, जब विभवांतर लगेगा तो धारा भी बहेगी, तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा I, ये क्या होती है? विद्युत धारा होती है। तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I का, अब R इक्वल टू होता है V अपॉन I, तो कहेंगे उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I का अनुपात, देखिए यहां पे एक अनुपात ही, तो V अपॉन I का मतलब क्या है? अनुपात। तो का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। अब इसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है R इक्वल टू V अपॉन I। अब R क्या है दोस्तों? वो है प्रतिरोध। V क्या है? विद्युत विभव। और I क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? यहां पे ओम होता है तो ओम हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा पक्का, मुझे पता है। अगर नहीं आया है तो अभी जाना नहीं है, एक बार आप याद और कर लीजिए। देखिए ये आपने एक वैद्युत चालक ले लिया, ये उसकी लंबाई हो गई, ये उसकी चौड़ाई हो गई, ये हो गया तार का ताप, ठीक है, और इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I हो गई, इसके दोनों सिरों पर लगने वाला विभवांतर V हो गया। बस इतनी चीजें आपको समझ में आई, और ये सभी की सभी क्या होती हैं? भौतिक अवस्थाएं। तो लिखेंगे यदि किसी वैद्युत चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे तार की लंबाई, चौड़ाई तथा ताप इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके दोनों सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा
का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है जिसे हम r से लिखते हैं। बात समझ में आ गई? इसे ही दोस्तों ओम का नियम कहते हैं। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों ये जो टॉपिक है आपको वो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम समझेंगे अपने आंकिक प्रश्नों को, और जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं उन कॉन्सेप्ट को हम अपने आंकिक प्रश्नों पर जो है लगाएंगे और लगाकर देखेंगे। चलिए आइए, देखिए लिखा है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित। 2 एम्पियर मतलब I का मान आपको दिया है, I इक्वल टू हो जाएगा 2 एम्पियर। धारा प्रवाहित हो रही है 2 सेकेंड, तो T दिया है दोस्तों, कितना दिया है? T इक्वल टू 2 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा बता रहा है। क्या पूछ रहा है? आवेश की मात्रा, मतलब आपको निकालना है Q। तो Q आपको पता नहीं है, आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया है अभी कॉन्सेप्ट में, Q इक्वल टू दोस्तों होता है आई टी। तो Q इक्वल टू I का मान कितना दिया है? 2 एम्पियर, लिखेंगे 2 इंटू T का मान कितना दिया है? 2 सेकेंड, लिखेंगे 2। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो हो जाएगा 4 कूलाम। इस तरीके से ये प्रश्न हल हो गया। अब अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न। लिखा है किसी चालक तार की लंबाई, मान लो ये एक चालक तार है, इसकी लंबाई L है, ठीक है, उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी है, उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तार की जो लंबाई है उसकी प्रारंभिक तार की लंबाई की 3 गुनी है। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट ये होता है, प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मतलब अगर ये हम 3 कर देंगे तो प्रतिरोध भी हमारा कितना हो जाएगा? 3। तो आप समझ लीजिए अगर लंबाई 3 गुनी हो जाएगी तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? 3 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जो प्रतिरोध होगा वो 3 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना। ये समझने वाला प्रश्न था। देखिए जो तार की लंबाई होती है वो प्रतिरोध के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो समझ रहे हैं ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घट जाएगा। तो बात समझ में आई ना? तो इसी तरीके से ये 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, और अब ये 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने कुछ और शानदार प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों अब हम समझेंगे एक कॉन्सेप्ट जो कि अभी हमने आपको बताया, तो उसी कॉन्सेप्ट को इस प्रश्न में हम जो है लगा के देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये जो प्रश्न है वो 2 तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है। देखिए पहला तरीका है, एक कूलाम की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकल्पित कीजिए, या एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले दिया क्या है वो देखते हैं। दिया है आपको, क्यों दिया है, कितना दिया है? 1 कूलाम, ठीक है। पूछ क्या रहा है? n आपका पूछ रहा है, वो पता नहीं, लेकिन एक चीज और पता है, E आपको पता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। चलिए इसको हल करते हैं। जो हमारे पास सूत्र होता है वो होता है Q इक्वल टू NE। हमें N निकालना है तो E को हम इसके अपॉन में ले आएंगे, तो आ जाएगा Q अपॉन E इक्वल टू N। मतलब इसको हम लिख सकते हैं N इक्वल टू Q अपॉन E, ऐसे लिख लीजिए। अब हमें N निकालना है, Q दिया है, कितना दिया है? 1 दिया है दोस्तों, और E कितना दिया है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब समझिए ये जो 19 है ये ऊपर आप भेज दीजिए 1 के, तो हो जाएगा N इक्वल टू हो जाएगा 1
अपॉन 1.6। अब ये 10 की पावर माइनस 19 है, तो ऊपर जब जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 19। तो n इक्वल टू हो जाएगा, पॉइंट हटाइए, यहां 0 बढ़ाइए तो हो जाएगा 10 अपॉन 16। ये छोटा है। अब हम इधर का 1 0 इसमें लगा लेंगे, तो यहां पे हम लगाएंगे 1 0 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 18। भाई 1 0 इधर लगा लिए तो उधर क्या बचेगा, 10 की पावर 18 बचेगा। तो मित्रों इसको जरा सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। 16 एकम 16 होता है, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। बचा दोस्तों कितना, बचा 4। तो हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 बता था 0 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 16 दूनी 32। कितना बचा, फिर 8 बचा। भाई 32 हो गया तो 8 बचेगा। अब फिर पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं। 16 पंजे 80, कितना होता है, 16 पंजे 80। तो ये पूरा का पूरा कट गया। तो n जो आ गया वो कितना आ गया मित्रों, वो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब n जो आया है वो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर आया हो एकदम करेक्ट है। अब दोस्तों एक हम इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न लिए हैं। अगर यहां कुछ बचा होगा तो इसमें पूरा खत्म हो जाएगा। प्रश्न हमारे पास है, किसी चालक का कुल आवेश। अब आवेश का मतलब दोस्तों आपको हम बता चुके हैं, जो क्यू होगा वो दिया होगा, कितना है 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। 0 पॉइंट के बाद लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना है, कूलाम में दिया है तो ये हो जाएगा कूलाम। अब मित्रों देखते हैं आगे बढ़ के, जो कि ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, तो यहां लगा लीजिए माइनस, जो कि ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिकता पूछा है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं वो निकालना है। तो भाई n ही निकालना है हमको, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 होता है। भाई देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का होता है, ऋणात्मक होता है, और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो धनात्मक होता है ना। तो अब हम इसको हल करते हैं। फॉर्मूला वही है, n निकालना है तो n इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, यहां से अब देख लीजिए Q अपॉन E, तो हो जाएगा Q अपॉन E। अब n इक्वल टू Q का मान कितना है, माइनस का 8 इंटू 10 की पावर 19, तो यहां आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन, यहां पे है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर दोस्तों 19। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां पॉइंट के बाद यहां एक डिजिट है तो यहां पे 1 0 बढ़ा लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा। 16 एकम 16, 16 पंजे 80। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, 19, 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब देखिए होगा क्या, जो ये माइनस का 19 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू, इधर देखिए हो जाएगा n इक्वल टू 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 प्लस का 19 हो जाएगा। तो n की पावर हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, 19 एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 की पावर 0। अब 10 की पावर 0 का मतलब ये है दोस्तों, किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 5 गुणे 1, तो n इक्वल टू आ जाएगा 5। मतलब उस पर 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, उस चालक तार पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों ये जो 2 प्रश्न हमने अंक के लिए हैं वो शानदार तरीके से आपको समझ में आए हैं। अगर आपको समझ आए हैं ना तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए।